हाय गाइस, स्वागत है आप सब लोग का इस वीडियो में, इस लेक्चर में। अपन लोग आज देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, आपका जो 12th कॉमर्स का उस जगह पे एक सब्जेक्ट है। एक तरीके से बोला जा सकता है तो वास्ट सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट में से एक आपको जो सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है उस जगह पे, उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को उस जगह पे बोल सकते हैं। सो बेसिकली अपन लोग आज के लेक्चर में जो कुछ भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो कुछ भी आपके मेनली अगर फोकस करें तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उस जगह पे आपने को जो सारे दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें जो कुछ भी अपने उस जगह पे एक तरीके से फाइल ने जो कुछ भी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उस जगह पे अपने को दिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रिंसिपल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, उसके बाद में अपना प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये सारी चीज़ें अपन लोग उस जगह पे ये वीडियो में ये लेक्चर में अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ये प्रिंसिपल्स आखिर में बोलना क्या चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये सारे प्रिंसिपल्स न कि सिर्फ आपके 12th कॉमर्स में काम आएंगे, बट उसके बाद में भी जब आप लोग उस जगह पे कॉर्पोरेट्स में जाओगे या फिर कोई भी अपना बिजनेस, खास करके जब आप कोई अपना बिजनेस शुरू करोगे, तो एक तरीके से जब आप कोई बिजनेस में जाते हो तो उस जगह पे आप अपने पास एक विजन होना चाहिए। आप अपने को कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें उस जगह पे पता होनी चाहिए। और एक तरीके से लोगों जब भी कोई बिजनेस ग्रो होता है, जब भी कोई बिजनेस एक्सपांड होता है, तो जो बिजनेसमैन है उसका विजन तो है, बट उसी के साथ में जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, हाथ के नीचे काम कर रहे, हाथ के नीचे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। जो भी उसके साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम भी उतना ही जरूरी है उस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है ना। भले ही उस बिजनेसमैन का पास एक विजन है, वो सारी चीज़ें है, बट अनलेस एंड अनटिल वो सारे लोग, जब तक उनका जो कुछ भी काम वो पूरे बिजनेसमैन ने उस जगह पे वो लोगों को, सारे लोगों को डेलीगेट किया है, अगर वो लोग अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो उस जगह पे बिजनेस एक्सपांड नहीं होगा, ठीक है ना। सो कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता। ये सबसे पहले तो आपको इस जगह पे सीखना होगा। ये एक विजन जो कुछ भी है वो वो एक विजन पूरा बिजनेसमैन को उस जगह पे चाहिए, तो ही उस जगह पे वो बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। कौन सा काम डेलीगेट करने का, उस जगह पे कौन से काम के ऊपर एक तरीके से उसका एक वो सारा पूरा एक तरीके से पूरा सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिव्यू करेगा। देन कौन सा काम की उस जगह पे कितने हद तक डेलीगेट कर सकते, ये सारी चीज़ें उस जगह पे बिजनेसमैन को समझ में आनी चाहिए। एंड ओवरऑल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जब आप लोग कोई उस जगह पे बिजनेस या फिर टीम लीड करते हो, तो सब लोगों को साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है ना। तो उस जगह पे तो ही सब लोगों को साथ में लेकर उस जगह पे चलना होता है। एक टीम में एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, एक बंदा नहीं है, 100 लोग हैं, 100 लोगों के 100 ख्यालात हैं, आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। some might be some might be come on time, some might not, somewhere some people want freedom। सो आपके बिजनेस में उस जगह पे ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारे लोगों को उस जगह पे लीड कैसे करना है, ओवरऑल बिजनेस का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें उस जगह पे अपन लोग अगर देखा जाए तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उससे कई हद तक सीख सकते हैं। सो अगर आपका प्लान है कि आपको बिजनेस करना है, आपको उस जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। आप लोग बहुत कुछ इस चैप्टर से सीख सकते हो। प्रैक्टिकली जब आप लोग बिजनेस में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में से, जो कुछ भी ये 14 प्रिंसिपल्स है, अगर मेनली अगर बात करें तो ये सारे 14 प्रिंसिपल से बहुत सारी चीज़ें उस जगह पे सीखने जैसी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने बिजनेस में उस जगह पे फॉलो की, एंड ये पूरा सब्जेक्ट जो है उस जगह पे मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सारी चीज़ें दैट इज़ इसके बाद का चैप्टर अगर अपन देखें तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी बहुत हद तक उस जगह पे एक तरीके से बिजनेस में आपको उस जगह पे लीड करते वक्त हेल्प करने वाली है। सो जब आप लोग कोई भी बिजनेस रन करते हो, उस जगह पे कोई भी टीम उस जगह पे लीड करते हो, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो कुछ भी सारी स्ट्रैटेजीज है उसको अगर आपने ध्यान में रखा, ये सारी चीज़ें, अगर ये अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपने उस तरीके से अच्छी तरीके से फॉलो की ना, तो भाई मतलब वो बिज़नेस को 4 चांद लग जाएंगे। मतलब वो बिज़नेस की ग्रोथ दिन दोगुना रात चौगुना हो जाएगी।
तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एक ये पूरे प्रिंसिपल्स की ये सारे प्रिंसिपल जो है इसके ऊपर आज अपन लोग फोकस करेंगे एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे प्रिंसिपल्स को अपन लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बट प्रैक्टिकली उस जगह पे किस तरीके से एक सारे बिजनेसमैन को रन करना चाहिए बिजनेस, वो सारी चीज़ें एक अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे अपन फोकस करते हैं। इस जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका अगर कोई प्लान है कि सामने जाके बिजनेस में जाना है या फिर आपको कोई चीज़ खुद की करनी है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट रहता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज दी है, ठीक है ना, बीट डिफरेंशिएशन, बीट उसके बाद में अपना कॉस्ट वाली स्ट्रैटेजी, वो सारी चीज़ें उस जगह पे आप लोग एक बार वो सारा सब्जेक्ट पढ़िए, पूरा इन डेप्थ पढ़िए। उसमें जो सारी चीज़ें दी है वो सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी, ठीक है ना। एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके बाद में उस जगह पे आपको किस टाइप का लीडर बनना है। आपको ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर बनना है, आपको ट्रांजेक्शनल लीडर बनना है, उसके बाद में आपको अगर उस जगह पे चारिस्मेटिक लीडर बनना है, आपको उस जगह पे ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट से बहुत हद तक, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन लोग सीख सकते हैं। सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट हो गया, उसके बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसके बाद में उसका टॉपिक हो गया, उसके बाद में अपना पर्ट सीपीएम हो गया। वो सारी चीज़ें बहुत हद तक बहुत ही बढ़िया तरीके से उस सब्जेक्ट से सीखी जा सकती है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली आप लोग उस जगह पे वो सब्जेक्ट को एक बार रेफ़र कीजिए। मैं भी उस सब्जेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से जो भी उस जगह पे एक तरीके से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। और लेक्चर में भी मैं जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस दूंगा, ठीक है ना। सो वो आप लोगों के लिए एक तरीके से हेल्पफुल होगा। सो अपन लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक अच्छी तरीके से रिवीजन। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसका एक अच्छी तरीके से रिवीजन उस जगह पे अपन लोग यहाँ पे करेंगे। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको उसका इंट्रोडक्शन वगैरह देके रखा है। अपन लोग सीधा चलेंगे तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें उस जगह पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। अगर जिन बच्चों का फरवरी में एग्जाम है वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। फरवरी 2026 में बहुत ही आप लोगों को उस जगह पे हेल्प होगी। पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस जगह पे अपन लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। सो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड to guide and influence the behavior of employees. These principles insist on improving efficiency of organizational resources in terms of profit. These principles also focuses on best coordination between superior subordinates and all the members of organization. मतलब ये principles बताते हैं कि एक तरीके का उस जगह पे बिजनेस में कोऑर्डिनेशन कैसे लाया जा सकता है आपके सुपेरियर सबऑर्डिनेट के बीच में। एक तरीके से पूरा बिजनेस में कोऑर्डिनेशन लाके अपने जो कुछ भी बिजनेस का विजन है वो किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में अचीव किया जा सकता है, ये उस जगह पे अपने को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उस जगह पे बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखो इसमें क्या बोला गया है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है ना। मतलब ये सभी के लिए सेम है, ठीक है। पूरे दुनिया के लिए ये सारी चीज़ें सेम है, पूरे दुनिया के लिए ये सारी चीज़ें उस जगह पे यूनिवर्सल है, सेम है। दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड उस जगह पे नेचर। देयर रिजल्ट्स मे वेरी एंड एप्लीकेशन मे बी मॉडिफाइड but these are suitable for all kinds of organizations. Similarly they are applicable to all levels of management. मतलब ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कुछ भी आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि उस जगह पे आपके किसी एक बिजनेस के लिए उस जगह पे सारी चीज़ें डिफरेंट बोली गई है, आपके किसी दूसरे बिजनेस के लिए आपको उस जगह पे सारी चीज़ें एक तरीके से पूरी डिफ्रेंशिएटेड बोली गई है। इस तरीके का नहीं है। सारे बिजनेसेस, सारे उस जगह पे, सारे ऑर्गेनाइजेशंस उस जगह पे सेम ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। इसका रिजल्ट वेरी हो सकता है, कौन सा बिजनेस कितने हद तक उसको अप्लाई करता है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है ना।
तो उसका रिजल्ट वेरी हो सकता है, उसका रिजल्ट बदल सकता है, बट वो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें बदलने वाली नहीं है। मतलब जो कुछ भी 14 प्रिंसिपल्स देके रखे वो सबके लिए सेम है। सब अगर उसको इफेक्टिव तरीके से उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली उस जगह पे बिजनेस को रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसका विजन उसको अचीव होते हुए दिखेगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोल के रखिए कि ये यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए सेम है। उसके बाद में आता है जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. They are not rigid, which management principles are to be applied depends upon the situation, size and nature of organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, ठीक है ना, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो भी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक जनरल गाइडलाइंस है आप उस जगह पे सारे बिजनेसेस के लिए. वो कोई रिजिड नहीं है कि आप लोगों को ये फॉलो करना ही पड़ेगा, किया तो आपके बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन को 4 चांद लग जाएंगे, आपके बिजनेस के ऊपर एक तरीके का पूरा कोऑर्डिनेशन रहेगा. अगर नहीं किया तो उसके इफेक्ट्स आपको आपके विजन को अचीव करते हुए दिखेंगे. सिंपल चीज़ बोल के रखिए. सो ये पूरा जनरल गाइडलाइंस बोलता है कि उस जगह पे ये कोई रिजिड नहीं है, कोई भी उसका कोई भी एक तरीके से इसको एक तरीके से लॉ ने मैंडेटेड करके नहीं रखा है, आपके दिल के ऊपर है. अगर आप लोग इसको उस जगह पे यूज़ करेंगे आपका फ़ायदा है, आपका विजन जल्द से जल्द उस जगह पे अचीव होगा. अगर उस जगह पे आप लोग नहीं करोगे तो उस जगह पे नहीं होगा. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना. यहाँ पे देखे रखा है कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम. द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब यहाँ पे बोल के रखा है कि जो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, मतलब एक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए, ये कोई ऐसे ही कहाँ से भी नहीं आए. सो एक सोच समझ के इस जगह पे ये सारी चीज़ें बनाई गई है ताकि वो उस जगह पे जो कुछ भी बंदे टीम लीड कर रहे हैं, जो कुछ भी बंदे उस जगह पे जो कुछ भी एंटरप्रेन्योर है, जो कुछ भी बिजनेसमैन है, वो अच्छी तरीके से अपने विजन को, अपने बिजनेस को, अपनी ग्रोथ को उस जगह पे अचीव कर पाए. उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल while implementing the principles to suit the requirement. The business situation keep on changing. Management principles can be adjusted or modified, can be used in organization according to its need. मतलब मैनेजमेंट जो है वो अपनी तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है. ऐसा नहीं है कि 14 प्रिंसिपल्स है वो जैसे बोले गए वैसे ही फॉलो करो, ठीक है ना. थोड़ी बहुत जो कोई भी बिजनेस सिचुएशंस है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं. 100% फॉलो नहीं होगा. अगर 90% 80% भी हुआ तो बहुत हद तक उस जगह पे अपने गोल्स अच्छी तरीके से अचीव हो सकते हैं. तो एक तरीके का ये सारे प्रिंसिपल जो है वो एक तरीके से पूरे फ्लेक्सिबल है. बिहेवियरल इन नेचर. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है ना. मैनेजमेंट बोले तो एक ग्रुप एक्टिविटी है, सारे लोगों को उस जगह पे एक तरीके का सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है. मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ उस जगह पे ह्यूमन बींग. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स. दीज प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग. मतलब मैनेजमेंट जो है उस जगह पे किसी भी अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मैनेजमेंट है उस जगह पे वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि उस जगह पे वो सारे गोल्स अचीव करने में उस जगह पे बिजनेस को उस जगह पे हेल्प करते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स. दिस प्रिंसिपल्स कंट्रोल ओवर ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्ट दे. मतलब ये जो कुछ भी ग्रुप ऑफ पर्सन है उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको एक तरीके की डायरेक्शन देते हैं कि इस दिशा में काम करो तो आपको आपकी गोल्स अच्छी तरीके से अचीव होंगे. उसके बाद में बोला गया है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस. मतलब कोई भी बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए, उसको बेस मानते हुए उस जगह पे वो सारी चीज़ें कंसिडर करके बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं. दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड्स, वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेज द सेल ऑफ प्रोडक्ट. मतलब वो एक तरीके से जो कुछ भी आप लोग उस जगह पे बिजनेस डिसीजन लेते हो तो वो सारे बिजनेस डिसीजन जब आप लेते हो वो उस जगह पे सही है या फिर गलत है ये उस जगह पे एक तरीके से आपने उस जगह पे कितने हद तक उस जगह पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए, ये उसका इफेक्ट क्या हुआ,
ये सारी चीज़ें उस जगह पे देखी जा सकती है। यहाँ पे बोला गया है दे डिटरमाइन द कॉज और रीज़न फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट, मतलब जो कुछ भी आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हुआ, जो कुछ भी आपके डिसीजंस का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से उस जगह पे अपने को दिख सकता है। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब जो कुछ भी 14 प्रिंसिपल्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उस जगह पे कोई एक प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा वाला उससे कम है, मतलब उसमें ABC कैटेगरी नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। आपको सब जितने हद तक पॉसिबल हो सकता है वो फॉलो करनी चाहिए। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ये सबके लिए सेम है, एक तरीके का जनरल गाइडलाइंस है। उसके बाद में एक अच्छा प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट करके इसको पूरी तरीके से सोच समझ के बनाया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको लगा तो आप कर सकते हो, नहीं लगा तो नहीं कर सकते। उस जगह पे ये अपने ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग को उस जगह पे डायरेक्ट करता है। उसके बाद में कोई भी बिजनेस डिसीजन का इफेक्ट जो कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव है उसका रीज़न क्या है ये यहाँ से पता चल सकता है। एंड सारे प्रिंसिपल्स उस जगह पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है 14, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बोले तो इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स, मतलब मैनेजर्स को एक तरीके से यूजफुल डेटा देते हैं, यूजफुल इंसाइट देते हैं, यूजफुल एक तरीके से यूजफुल गाइडलाइंस देते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से बिजनेस को लीड कर सके और जो कुछ भी डेफिशिएंसी है, जो कुछ भी कमी है उसके ऊपर काम कर सके, और जो कुछ भी रिस्क उस जगह पे बिजनेस के ऊपर आने वाला है वो एक तरीके से मिटिगेट करे, एक तरीके से उस जगह पे वो सारे रिस्क को एक तरीके से बिजनेस से दूर करे, मिटिगेट करे, कम करे, ठीक है ना। प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर, मतलब मैनेजर को एक यूजफुल गाइडलाइंस देता है कि कहाँ पे डेफिशिएंसी है, ठीक है ना, और कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें इसमें बोल के रखिए। उसके बाद में आता है अपना हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो कुछ भी रिसोर्सेज बिजनेस के पास है, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कुछ भी जो कुछ भी सारे प्रोडक्ट, जो कुछ भी सारे मशीनरीज उस जगह पे गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए उनके पास है, उनका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, मतलब वो सारे रिसोर्सेज को अच्छी से अच्छी तरीके से मैक्सिमम आउटपुट उन सारी चीज़ों से कैसे निकल सकता है उस जगह पे, ये मैक्सिमम आउटपुट उस जगह पे कैसे वो सारी चीज़ों से उस जगह पे निकल सकता है, ये उस जगह पे अपने को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए अपन लोग देख सकते हैं। उसके बाद में साइंटिफिक डिसीजंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक डिसीजंस मीन्स सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजंस, ठीक है। साइंटिफिक डिसीजंस मीन्स एक तरीके का बैलेंस डिसीजन, सब चीज़ें सोच समझ कर लिए वाला डिसीजन। Principles train the managers to handle the critical situation tactfully, otherwise the managers have to work always with trial and error method। मतलब ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि हर एक सिचुएशन को एक तरीके से पूरे एक टैक्टफुली कैसे उस जगह पे हैंडल किया जाए। मतलब जो कुछ भी उस जगह पे जो कुछ भी हार्डशिप उस जगह पे मैनेजमेंट को फेस करनी थी, वो हार्डशिप से कैसे उस जगह पे बाहर आए, यानी टैक्टफुली उस जगह पे डिसीजन कैसे ले, ये सारी चीज़ें उस जगह पे अपने को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से पता चल सकती है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ handling the resources effectively, but they guide the management in understanding social responsibility of the organization, so that they can focus on providing quality products at reasonable prices, avoiding artificial monopolistic situation in market, fair competition, fair remuneration, change in environment, healthy working place, standard टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। मतलब उस जगह पे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल सिर्फ उस जगह पे रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका करे यही नहीं बताता है, तो बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस जगह पे सारे अपने पूरे सारे लोगों को, जिन स्टेक होल्डर्स के साथ बिजनेस डील करता है, उनको उस जगह पे क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करे, उनका सेटिस्फेक्शन उस जगह पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय द कंजम्पशन ऑफ गुड्स वो सारे कंज्यूमर्स का कैसे हो, ये सारी चीज़ें उस जगह पे अपने को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। उसके बाद में आता है इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विथ चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। मतलब जैसे कि बिजनेस में चेंजेस होता है उस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एक तरीके के डायनामिक है। तो ओवर द years they have developed to suit the current need. It enables the managers to bring consistent improvement in them. Management adopts new trends at working place automatically. These guidelines help management to make comparison
of use the principles with expected outcome. If needed, management can modify the principles according to the situation, as the management is having liberty to take the decision at their own. मतलब ये इस जगह पे बोलता है कि जो कुछ भी आपके प्रिंसिपल्स है वो एक तरीके से डायनामिक है, ठीक है ना. मतलब चेंजिंग बिजनेस के जो कुछ भी चेंजेस रिसेंट में बिजनेस में हुए हैं, जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं और जो कुछ भी चेंजेस होने वाले, उसके हिसाब से एक तरीके से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है. एंड एक तरीके से अच्छी तरीके से जो कुछ भी अपने बिजनेस में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सूट कर रहा है उस तरीके से बिजनेस डिसीजन लिए जा सकते हैं. यही चीज़ यहाँ पे ये बोलता है. उसके बाद में हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड उस जगह पे कंट्रोल. Management principle are the guidelines for better coordination and control. It is very challenging to create coordination and cooperation among different employees working in different department. मतलब जो कुछ भी एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, मतलब कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में कर रहा है, कोई आईटी में कर रहा है, कोई उस जगह पे अपना सेक्रेटरी में कर रहा है, तो सारे एम्प्लॉयज़ को उस जगह पे सारे एम्प्लॉयज़ में एक तरीके का पूरा कोऑर्डिनेशन रहे, ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल से इंश्योर किया जा सकता है. ये अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से इंश्योर किया जा सकता है. हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ये हो गया. उसके बाद में डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच. मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स in various correct manner and can provide appropriate solution on it. It builds confidence in the minds of manager. मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर बिजनेस को आगे बढ़ाया तो उस जगह पे एक तरीके का जो कुछ भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसको एक तरीके से उसको एक तरीके से ग्रैब करने के लिए उस तरीके से एक सारे मैनेजर्स को उस जगह पे हेल्प होती है. एंड एक तरीके से अच्छी तरीके से एक वहाँ पे बिजनेस वहाँ पे ग्रोथ होता है. एंड अल्टीमेटली इट रेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजर्स. मतलब वो एक अच्छी तरीके से बिजनेस को रन कर सकते हैं, जो कुछ भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसको उस जगह पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उस जगह पे अपने बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं. तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रखिए. उसके बाद में थेरीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर अपना हेनरी फायल जो अपने बंदे हैं, तो उन लोगों ने यहाँ पे ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जिसको अपन बोलते हैं, ये 14 प्रिंसिपल्स जो है वो उस जगह पे अपने हेनरी फायल जी ने उस जगह पे दिए हैं. 14 प्रिंसिपल्स की अगर अपन बात करें तो उसमें फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. उसके बाद में आता है अपना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. एंड देन लास्ट में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्पस, मतलब टीम वर्क. ठीक है ना. सबसे पहले अपन उस जगह पे फर्स्ट वाला देखेंगे. इन सब में क्या बोला गया है उसकी शॉर्ट समरी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है ना. पूरा कंसेप्चुअल देखेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि सारे जो कुछ भी आपके उस जगह पे बिजनेस में काम है उस जगह पे उसको डेलीगेट करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा अमंग दी वेरियस पीपल, तो ही आपका उस जगह पे जो कोई भी विजन है, गोल है, वो एक तरीके से अचीव हो सकता है. एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, तो काम को डेलीगेट करना होगा, बंदे अपॉइंट करने होंगे, बंदियाँ अपॉइंट करनी होगी एंड सारी चीज़ें एक तरीके से अच्छी तरीके से रन करनी होगी. और एक तरीके से ऑटोनॉमी उस जगह पे आपके बिजनेस में होना चाहिए. एंड एक सिर्फ खुद का ही ना सोचकर अच्छी तरीके से काम को डिवाइड करके, काम को डेलीगेट करके एक अच्छी तरीके से एक तरीके से पूरा मतलब जितना फ्रीडम चाहिए वो सारा फ्रीडम भी उस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. एंड देन एक अच्छी तरीके से उस जगह पे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए. ये फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल. इट इज असाइंड टू एम्प्लॉइज एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज. इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉइज विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल. मतलब जो कुछ भी आपके डिपार्टमेंट्स है उस जगह पे आप अपना कमर्शियल, अकाउंटिंग, टेक्निकल, फाइनेंशियल, सेक्रेटरियल, वो सारे डिपार्टमेंट्स में वो सारे बंदे को उस जगह पे वो काम असाइन कर देना चाहिए. वो सारे बंदे, वो एक्सपर्ट जो सारे फील्ड में हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए, उनको वो काम उस जगह पे डेलीगेट करना चाहिए. एंड उस जगह पे इस तरीके का ये प्रिंसिपल फॉलो करके आप लोग उस जगह पे एक तरीके की एक्सपर्टीज़ हर एक सेक्शन में उस जगह पे अचीव कर सकते हैं और ओवरऑल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है.
तो काम को डिवाइड करना चाहिए, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देन बोलता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क विद इन अ गिवन टाइम, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. Manager should have proper authorities to take managerial decision on his own in respect of the good. मतलब authority मतलब कोई भी चीज़ का डिसीजन लेता हूँ। जब अथॉरिटी की बात होती है तो उसी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मतलब मैनेजर को बोला गया है कि भैया ये काम उस जगह पे 10 दिन में होना चाहिए, तो ये उस जगह पे मैनेजर की ड्यूटी है कि उसको वो काम 10 दिन में होना चाहिए। फिर वो चाहे किसी को भी उस जगह पे वो काम असाइन करे, किसी भी बंदे से, किसी भी एम्प्लॉय से अपने डिपार्टमेंट के वो काम करवा के ले, ठीक है ना। उसके लिए क्या वो काम करते हो, सारा काम किस तरीके से करना चाहिए, ये सारा वो सारी चीज़ें वो उस जगह पे वो मैनेजर उस जगह पे इंश्योर करेगा। ये चीज़ यहाँ पे बोल के रखिए, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैनेजर के पास अथॉरिटी बोले तो राइट टू टेक डिसीजन, मतलब उस जगह पे डिसीजन लेने का एक तरीके की पावर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ मैनेजर की ड्यूटी है कि वो अच्छी तरीके से सारे लोगों से काम करवा के ले विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू फायल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बोलता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके की डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि उस जगह पे बिजनेस के जो कोई भी ऑब्जेक्टिव है वो एक तरीके से अचीव हो। एटलीस्ट जो कुछ भी बेसिक बेसिक गाइडलाइंस है उस जगह पे, बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो तो अचीव होना ही चाहिए। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ईच मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट आल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग the confusion. If an employee receives commands from more than one authority, he will get confused and will not be able to take decisions about whose orders should be followed. मतलब जो कुछ भी बंदे हैं, मतलब जो कुछ भी आपके एम्प्लॉयज़ है, वो सारे एम्प्लॉयज़ ने एक ही बंदे से उस जगह पे ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। मतलब हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर उस जगह पे होना चाहिए और वो मैनेजर से ही उन लोगों ने उस जगह पे अपना सारे अपने सारा वर्क लेना चाहिए, अपने काम की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। एक बंदा अगर 10 जगहों से उस जगह पे एक बंदा अगर 10 जगहों से सारी कमांड ले रहा है, मतलब उसको 10 जना बोल रहे हैं कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, इसमें सारा कन्फ्यूजन होगा एंड अल्टीमेटली जो है यहाँ पे सारे सारे झगड़े होंगे, ये होंगे, सारी चीज़ें होंगी एंड देन अल्टीमेटली आपके जो एक ओवरऑल आपका विजन है आपके बिजनेस का, जो कुछ भी एक तरीके से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो उस जगह पे अचीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो सारे हर डिपार्टमेंट को एक मैनेजर चाहिए एंड वो डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ ने उस मैनेजर से ऑर्डर उस जगह पे रिसीव करते रहना चाहिए एंड उसी को ही रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए। एक डिपार्टमेंट है उसमें 3 लोगों को रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, सारा कन्फ्यूजन है, सारे अंदर ही अंदर सारे झगड़े हैं, सो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा एंड अल्टीमेटली द बिजनेस पॉलिसी विल फेल, ठीक है ना। सो एक कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, यूनिट ऑफ कमांड रहनी चाहिए। मतलब एक ही बंदे से उस जगह पे एक ही बंदे से सारे एम्प्लॉयज़ ने वो डिपार्टमेंट के अंदर के एक ही बंदे से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। This principle states that there should be one head and one plan in every organization. Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by the one manager using single plan. See, different departments है, फाइनेंशियल है, सेक्रेटरियल है, IT है और कौन सा भी है, मार्केटिंग है, बट सबका एम उस जगह पे प्लान एक ही होना चाहिए कि अपने को जो कुछ भी अपना बिजनेस का ओवरऑल बिजनेस का डिपार्टमेंट बिजनेस के अंदर है ताकि हर काम अच्छी तरीके से इफिशिएंटली हो सके, उस जगह पे कोऑर्डिनेशन रह सके। बट एक चीज़ अपने को समझनी होगी कि कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, एक ओवरऑल बिजनेस पॉलिसी जो है, एक ओवरऑल बिजनेस का विजन जो है, जो कुछ भी एंटरप्रेन्योर का बिजनेसमैन का विजन है, उसको अचीव करने के लिए वो कंपनी में सारे लोग काम कर रहे हैं, वो बिजनेस में सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अगर वो बिजनेस को उस जगह पे बिजनेस के विजन को अचीव करना है तो कहीं ना कहीं सारे लोगों ने सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोलो
एक डिपार्टमेंट के लोगों ने एक ही बंदे से उस जगह पे डायरेक्शन लेनी चाहिए एंड सेम ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए उस जगह पे उन सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने काम करना चाहिए। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे देखे रखा है, देखो, एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय द वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। मतलब एक सिंगल प्लान चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसी होनी चाहिए, अपने डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो वर्किंग है, वो आपका जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उससे उस जगह पे अलाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो बिजनेस का जो बिजनेसमैन का विजन है, ठीक है ना। बीट आप कोई भी कंपनी में काम करो, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, कोई भी एमएनसी हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ में आप लोग जब काम करते हो तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि भले ही आप कौन से भी डिपार्टमेंट में काम करो, बट आपके डिपार्टमेंट का जो प्लान है, आपके डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है एंड आपका जो बिजनेस का आपका जो पूरा बिजनेस प्लान है, क्यों ये दोनों चीज़ उस जगह पे अलाइन होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो मेजर प्लान है, वो जो बिजनेस प्लान है, वो जो बिजनेस का विजन है, वो जो एंटरप्रेन्योर का विजन है, उसको अचीव करने के लिए आप सब लोग काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को, वो विजन को अचीव करने के लिए एक सिंगल प्लान होना चाहिए और उस जगह पे सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ एक मैनेजर से उस जगह पे डायरेक्ट होनी चाहिए, एक मैनेजर से उन लोगों ने काम की उस जगह पे रिपोर्टिंग करनी चाहिए एंड अपना पूरा डायरेक्शन लेना चाहिए। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। See, according to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of organization. While taking decisions in the organization, the manager should always consider the interest of whole group rather than the interest of single employee. Similarly, the employee should protect the interest of organization first, and his personal interest should be subordinated. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला भी मैनेजर हो, कोई भी हो, उसका खुद के इंटरेस्ट के पहले बिजनेस का इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस की भलाई किसमें है, वो देखना चाहिए। अपन एम्प्लॉयज़ वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है। फर्स्टली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनका अगर टारगेट है कि इस साल में 500 करोड़ का टर्नओवर उस जगह पे किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं 500 करोड़ का अगर उस जगह पे टर्नओवर चाहिए तो एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि उस जगह पे पहले बिजनेस के लिए क्या फ़ायदेमंद है, वो चीज़ें उस जगह पे बिजनेस में चाहिए, न कि जो सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ की बेनिफिशियल है वो चाहिए। तो बिजनेस का सारा जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव है वो उस जगह पे पहले रखना पड़ेगा रादर दैन द एम्प्लॉयज़। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि while taking decisions in an organization, the manager should always consider the interest of whole group rather than the interest of single employee. मतलब किसी सिंगल एम्प्लॉय के बारे में सोचने से अच्छा है कि सारे ग्रुप के बारे में सोचो, ठीक है ना। तो किसी एक को फेवर नहीं करना है, शॉर्टली। Similarly, the employee should protect the interest of an organization first and his personal interest should be subordinated. मतलब उसी तरीके से उस जगह पे जो कुछ भी बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों ने उस जगह पे बिजनेस का इंटरेस्ट उस जगह पे पहले रखना चाहिए एंड खुद का जो कुछ भी पर्सनल इंटरेस्ट है वो उस जगह पे सबऑर्डिनेट चाहिए। मतलब बिजनेस के ऑब्जेक्ट ओवरऑल ये चीज़ बोलती है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को फर्स्टली रखो, आपका इंटरेस्ट जो है सेकेंडरी है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज इन सम ऑर्गेनाइजेशन। This power is vested in one hand or few hands. This situation occurs in small organization, but if the size of the organization is large, then there is a decentralization of power or authority. According to this principle, there must be proper balance between centralization and decentralization in the organization. This is to be done according to the size of the organization, nature and activity. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साइज को मद्देनज़र रखते हुए एक सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में उस जगह पे बैलेंस होना चाहिए। ये अपना प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन बोलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दिस सिचुएशन ऑकर्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बट सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज इन सम ऑर्गेनाइजेशन पावर इज वेस्टेड इन द वन हैंड और फ्यू हैंड्स। मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी पावर है वो मतलब किसी एक बंदे को या फिर किसी 2-4 बंदे को ही दी जाती है। अपन लोग ये स्मॉल जो छोटी छोटी जो कुछ भी फॉर्म्स रहती है जो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उस जगह पे देख सकते हैं। सो इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर और अथॉरिटी। मतलब अगर
ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उस जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन उस जगह पे होना चाहिए। सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में उस जगह पे एक तरीके का बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू द स्टाफ और एम्प्लॉइज इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली एज वेल एज रिटेन देम फॉर लॉन्ग टर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फेयर रेम्यूनरेशन आप लोगों को उस जगह पे एम्प्लॉयज को देना है ताकि उनका भी सारे खर्चे हो सके और वो भी एक तरीके से पूरे दिल और दिमाग के साथ उस जगह पे बिजनेस में अपना अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन करे ताकि बिजनेस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो। आप लोग अगर खुद के ही बारे में सोचोगे, अगर उस जगह पे बिजनेसमैन खुद के बारे में सोचेगा एंड सारा पैसा मतलब सारा प्रॉफिट खुद ही रख लेगा और सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत कम सैलरी देगा तो लोग अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे उस जगह पे। एंड कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी भी उसके साथ होनी चाहिए, फ्रीडम भी होना चाहिए, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बी फील वैल्यूड, ठीक है ना। सो ये बोलता है कि अच्छी तरीके से रेम्यूनरेशन सारे लोगों को दो। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, मतलब हायरार्की होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आएगा आपका एंटरप्रेन्योर, आपका बिजनेसमैन, उसके बाद में आएगा जो कुछ भी आपका, अगर फर्म की बात करें तो आपका मैनेजर आएगा, उसके बाद में आपका जो है आपका टीम लीडर आएगा, उसके बाद में आपका एम्प्लॉयज़ आएगा, उसके बाद में आपका एक तरीके से सीनियर जो कुछ भी ट्रेनिंग वाले बंदे उस जगह पे वो आएंगे। वो एक तरीके की हायरार्की होनी चाहिए, ये बोलता है स्केलर चेन। मतलब स्केलर चेन मीन्स हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, मतलब ऊपर के लेवल से, मतलब पूरा बिजनेसमैन से नीचे के लेवल तक सारे लोगों में एक तरीके की हायरार्की होनी चाहिए। कौन किससे ऑर्डर उस जगह पे रिसीव करेगा और कौन किससे डायरेक्शन उस जगह पे रिसीव करेगा, ये सारी चीज़ें उस जगह पे एक तरीके से पूरी डिटरमाइन होनी चाहिए, तो ही कोऑर्डिनेशन रह सकता है। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम efficiency. Human resources should be placed at the right place and on right job. This principle focuses on proper utilization of physical and human resources. मतलब जो कुछ भी बंदे आपको अगर समझो आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कोई बंदे लग रहे तो एक एक तरीके का राइट बंदा राइट टाइम पे राइट प्लेस पे उस जगह पे होना चाहिए, तो ही बिजनेस के डिसीजन अचीव होते हैं। मतलब आपको बिजनेस को अगर किसी सीए की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में राइट टाइम पे जब उसकी ज़रूरत है तो राइट प्लेस पे वो सारे डिपार्टमेंट में उसको लाना चाहिए ताकि वो एक्सपर्टीज उस जगह पे हासिल कर सके और बिजनेस के ओवरऑल पूरे ग्रोथ में एक तरीके से कंट्रीब्यूशन डाल सकते। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। मतलब मैनेजमेंट को सबऑर्डिनेट्स के साथ में एक तरीके का फ्रेंडली नेचर रखना होगा। ऐसा नहीं है कि वो बंदा अपने यहाँ उस जगह पे जॉब कर रहा है तो एक तरीके से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अथॉरिटी है तो कुछ भी बके जा रहे हैं, एक तरीके का पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारी जगहों पे अपन लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ उस जगह पे जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि दे डोंट फील वैल्यूड। सी इन आज की डेट की अगर बात करें तो एवरीवन फील्स टू बी वैल्यूड, ठीक है ना। वो उसका और मुझे लगता है वो चीज़ सही भी है, ठीक है ना। सो जो कुछ भी मैनेजमेंट है, अगर फर्म है, अगर आपका टॉप मैनेजमेंट से ओनर से उस जगह पे डायरेक्ट कांटेक्ट है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो मैनेजमेंट ने, वो अथॉरिटी वाले बंदे ने, जो भी आपके मैनेजर है, जो कुछ भी ओनर्स है, उन लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उस जगह पे एक तरीके से फ्रेंडली नेचर इन द ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए ताकि सबऑर्डिनेट्स को भी वैल्यूड फील हो ऑर्गेनाइजेशन में और वो आपकी साथ लॉन्ग टर्म के लिए उस जगह पे टिके रहे, ठीक है ना। सो जब कोई बंदे उस जगह पे आज की डेट में पैसों से ज़्यादा उस जगह पे लोगों को लगता है कि एक तरीके से मुझे एक तरीके की मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मुझे एक तरीके से उस जगह पे कंसिडर किया रहना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे एंड देन जब वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनकी एक्सपर्टीज से आपको आपके बिजनेस के लिए, आपके विजन के लिए उस जगह पे बहुत मदद होगी और वो जल्दी से अचीव हो पाए। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज द मैनेजमेंट शुड एश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in creating sense of belongingness among the employees. Insecurity in job always affect the efficiency of employees adversely, whereas job security minimizes employees turnover ratio. उस जगह पे टर्नओवर रेशो बोले तो छोड़ के जाने वाले का रेशो, मतलब जॉब सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की एक तरीके से उस जगह पे सिक्योरिटी एक तरीके से मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए ताकि वो भी एक अच्छी तरीके से फील कर सके, एक सेफ तरीके से फील कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास भी कुछ खर्चे हैं, ठीक है ना। अगर उनको ये चीज़ लगी कि भाई इस जॉब में स्टेबिलिटी है
तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी तरीके से आपके साथ रहेंगे। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रेफर्स टू इनोवेशन, ठीक है ना, वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन ए इनोवेटिव वे, ठीक है ना। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज इनकरेज एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल वर्किंग ऑन गिवन टास्क। मतलब एक तरीके का आपको आपको डायनामिक रहना चाहिए। चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से आपको खुद को बदलना होगा, आपको खुद में बदलाव लाना होगा। एंड एक तरीके का जो कुछ भी बंदे अगर आपके यहाँ पे है, जो कुछ भी अगर एक तरीके से पूरा एक डायनामिक बंदे हैं, मतलब उनको बताए दो दे आर वर्किंग अंडर योर ऑर्गेनाइजेशन, बट अगर उनमें अगर एक तरीके की लीडरशिप क्वालिटी है, एक तरीके का कुछ अच्छा कर दिखाने का मौका है, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एंड अपने बिजनेस में इनोवेशन उस जगह पे लाना चाहिए। ये प्रिंसिपल बोलता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्पस, मतलब टीम वर्क। मतलब फाइल हैज गिवन एम्फेसिस ऑन टीम वर्क। स्पिरिट डी कॉर्पस मीन्स यूनियन इज ट्रेंड। मतलब ये बोलता है कि यूनियन एक सच्ची ताकत है। अगर टीम वर्क है तो भी कौन सा भी गोल अचीव उस जगह पे किया जा सकता है। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जब अचीव होता है तो वो एंटरप्रेन्योर का भले ही विजन हो, ठीक है, उसका विजन है, उसने कैपिटल लगाया, सारी चीज़ें है, बट कहीं ना कहीं सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तभी वो विजन अचीव हो रहा है। उसके अकेले के विजन से वो विजन अचीव नहीं होता। उसने काम डेलीगेट करे, खुद का सारे काम वो खुद से नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो काम उस जगह पे सारे एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है, सब मिला के वो गोल उस जगह पे अचीव होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ए वैल्यूएबल असेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ ऑल एम्प्लॉयज़। यहाँ पे देखे रखा है, देखो, स्पिरिट डी कॉर्पस मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ रनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मतलब कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप रन करते हो तो एक ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब किसी एक बंदे से वो सारी चीज़ें, वो सारा विजन, जो कुछ भी बिजनेस का विजन है, वो एक बंदे से अचीव नहीं हो सकता। उसके लिए टीम वर्क चाहिए। मतलब कोई बंदे का विजन है, उस जगह पे कोई उसके बाद में सारे बंदों को लीड कर रहा है, उसके बाद में कोई उस जगह पे सुपरवाइजिंग कर रहा है, कोई उस जगह पे सारी चीज़ें एक तरीके से पूरे सारी चीज़ें खुद से कर रहा है। तो सारी चीज़ें उस जगह पे सारा विजन, सारा लीड, उस जगह पे टीम लीड, एक्चुअल में काम करने वाले बंदे, ये सारी चीज़ें मिला के अपना बिजनेस का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव विजन है वो उस जगह पे अचीव होता है। तो एक टीम वर्क चाहिए। अकेले बंदे से इस जगह पे कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग सोचोगे कि मैं अकेला हूँ, मैं उस जगह पे कुछ भी चीज़ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को सब लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। जब तक आप लोग सब लोगों को साथ में लेकर चलने की आपकी भावना नहीं है, आपको उस तरीके के आपके ख्यालात नहीं है, ठीक है ना, मतलब खुद मुझे ही आगे बढ़ना है और बाकी के बंदे कहाँ भी जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे तरीके से अपन लोग आगे नहीं बढ़ सकते। खास करके जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, जब उस जगह पे 10 लोगों को साथ में लेकर चलने की बात आती है, तो एक तरीके की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फ्रीडम रहना चाहिए, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी फील वैल्यूड। आई नो उस जगह पे रिव्यू रहनी चाहिए, एक तरीके का उस जगह पे एक तरीके का पूरा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, पूरा कंट्रोल रहना चाहिए, बट उसी के साथ में कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी भी उस जगह पे रहना चाहिए, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी फील वैल्यूड इन टुडेज डेट। उस जगह पे रेम्यूनरेशन से ज़्यादा उस जगह पे बंदे वहाँ पर प्रीफर करते हैं जहाँ पर कि मेंटल पीस हो, जहाँ पर कि पॉलिटिक्स ना हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सबके लिए ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है। तो इस तरीके से अगर बिजनेसमैन का विजन है सबको साथ लेकर चलने का, फ्रेंडली मैनर में उस जगह पे लेकर चलने का, तो वो बिज़नेस बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स उस तरीके से वहाँ पे देख सकते हो। एक विदाउट पॉलिटिक्स इथिकल अगर बिजनेस रन किया जाए, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से उस जगह पे अपना विजन अचीव हो सकता है। सो यही सारे उस जगह पे सारे प्रिंसिपल्स थे। यहाँ पे वो सारे प्रिंसिपल्स अपन ने पढ़े। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या सारे प्रिंसिपल्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रखिए। अपन लोग यहाँ पे देखेंगे दिस प्रिंसिपल आर एज फॉलोज, मतलब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी द रूल ऑफ थंब मेथड should be substituted with the methods developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on the personal judgments of the manager. Taylor insisted upon scientific method for every small work. This principle is concerned with selecting the best way of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and error method. मतलब ये अपने फाइल बोलते हैं भाई कि कोई भी काम करना हो तो उसकी एक मेथड होनी चाहिए, उसकी एक साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए, ना कि उसको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करना है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लेके रखिए। उसके बाद में हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड,
According to this principle, there should be harmony between the employees and management. The coordination will help in minimizing conflicts. वही सारी चीज़ें बोल के रखी कि हार्मोनी होनी चाहिए, उस जगह पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके डिपार्टमेंट के बीच में झगड़े, मैनेजर उस जगह पे टीम लीड के साथ में झगड़ रहा है, टीम लीड सारे एम्प्लॉयज़ के साथ में झगड़ रहा है, तो कुछ भी अचीव नहीं होने वाला. ठीक है ना. तो हार्मोनी कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. उसके बाद में मेंटल रिवॉल्यूशन. Taylor introduced the concept mental revolution. This principle focuses on changing attitude of employees and management towards each other. Both should be realized their equal importance in organization. मैंने सारी चीज़ें पहले ही बोल के रखी. एक ही चीज़ में मैंने बोला कि एवरीवन वांट्स टू बी फील वैल्यूड. सो मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ को एक चीज़ समझनी होगी कि दोनों का इंपॉर्टेंस सेम लेवल का है. ठीक है ना. उस जगह पे जैसे मैंने बोला कि सारे लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही बिजनेस का विजन अचीव होता है. तो सारे लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, कोई किसी के अंडर काम नहीं करता. ये सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक अच्छी तरीके से बिजनेस का विजन उस जगह पे अचीव नहीं होगा. सो यहाँ पे देखे रखा. ये पूरी चीज़ तो मैंने भी इसके पहले नहीं पढ़ी थी, मतलब जो ये पूरा लेक्चर लेने से पहले. बट सी यहाँ पे वही चीज़ देखे रखी है. बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इम्पोर्टेंस. दे शुड गिव फुल कॉपरेशन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दीज विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स. वही सारी चीज़ें बोल के रखी है वहाँ पे. मतलब दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस उस जगह पे सारे बिजनेस में है. तो एक अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ दोनों लोगों को काम करना है, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट को. उसके बाद कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलाइज. मतलब सारे लोगों को कॉपरेशन के साथ में काम करना है, किसी एक को फेवर नहीं करना है. मतलब ये मेरा फेवरेट है, ये मेरे गांव से आता है, ये मेरा दोस्त है, ये थोड़े बाहर से गांव से है, ये बंदा ऐसा है. तो सब लोगों को साथ में लेकर चलना है. यही सारी चीज़ें कॉपरेशन में बताई गई. किसी एक को फेवर नहीं करना है. उसके बाद में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब सारे काम को उस जगह पर डेलीगेट करना है. खुद सारे काम नहीं कर सकते जब तक अगर काम आप लोग डेलीगेट नहीं करोगे. मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कौन सा भी बिजनेस करना है, आप अगर बोलोगे कि दिन भर गले पे मैं ही बैठूंगा, ठीक है ना, और मैं ही सारा काम संभालूंगा, कुछ भी बिजनेस अचीव नहीं होने वाला. आप वहीं पे अटके रहेंगे. काम को डेलीगेट करना होगा, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, लोगों को अच्छी तरीके से अपॉइंट करना होगा, एक ट्रस्ट क्रिएट करना होगा, फ्रेंडली सारा पूरा जो बिजनेस का ये है वो सारी चीज़ें फ्रेंडली रखनी होगी, अच्छा रेमुनरेशन देना होगा, एक ऑटोनॉमी रहनी होगी, एंड एक अच्छी तरीके से बिजनेस को लीड करना होगा, एंड काम को डेलीगेट करना होगा. ठीक है ना. काम को डेलीगेट करके उसका रिव्यू लेना होगा. तो ही उस जगह पे बिजनेस का विजन अचीव हो सकता है, तो ही बिजनेस एक लेवल के आगे बढ़ सकता है. ठीक है ना. अगर आपका सपना है कि आपको करोड़ों में बिजनेस करना है तो काम को डेलीगेट करना होगा. एक तरीके की हार्मोनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, तो ही ये चीज़ अचीव हो सकती है. कौन सा भी बिजनेस देखिए, जो बंदा उस जगह पे काम को डेलीगेट करता है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेटवर्किंग में देता है, वो बिजनेस आज कहाँ से कहाँ गए. सो आप लोग आपके आसपास ही देखिए. ठीक है ना. जो बंदा जो कुछ भी बिजनेसमैन है वो काम को डेलीगेट करता है. वो खुद गले पे नहीं बैठता. खुद गले पे बैठूंगा तो बाकी सारी नेटवर्किंग वो बंदा कब करेगा. बाकी सारी नेटवर्किंग, खुद को अपडेटेड रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी. तो काम को डेलीगेट करना होगा. उसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. बोथ best performance of an organization always depend on skills and capabilities of its employees to the great extent, thus providing training and development program to the employees whenever required. मतलब एम्प्लॉयज़ को एक तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर रह सके. उसके बाद में आता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज. ये बोलता है वर्क स्टडी. फर्स्ट, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट. मतलब कोई भी काम असाइन करने से पहले उसकी स्टडी एक तरीके से मैनेजमेंट ने उस सारी वर्क को एनालाइज करना चाहिए. वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शन. वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी. सबसे पहले आती है टाइम स्टडी. इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क. विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड. इट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू द पर्टिकुलर टास्क अंडर द गिवन कंडीशन. इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क. मतलब आप लोग जब एम्प्लॉयज़ को काम उस जगह पे डेलीगेट करते हो तो उस जगह पे आप लोगों ने एक तरीके की स्टडी करी, उस जगह पे स्टडी करनी एक तरीके से चाहिए कि वो काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो काम कंप्लीट करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम है. एंड अगर
फिर उसके बाद में आपको एम्प्लॉय की इफिशियंसी उस जगह पे मेजर करनी होगी। अगर किसी काम के लिए 1 दिन लगता है, उसके लिए एम्प्लॉय 2 दिन लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी इफिशियंसी कम है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ वर्क बढ़ेगा, ठीक है ना। एक दिन के काम के लिए अगर उस जगह पे 2 दिन लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ वर्क बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ की इफिशियंसी कम है। और एक स्टैंडर्ड टाइम आपको हर एक काम के लिए डिसाइड करना होगा। एसओपी, शॉर्ट में एक एसओपी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए। उसके बाद आता है मेथड स्टडी, मतलब यहाँ पे बोला गया कि कौन सा भी काम करने के लिए कौन सी मेथड चाहिए, एक बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सी है, वो उस जगह पे अपने को डिसाइड करना होगा। काम है कैसे भी कर रहे हैं, आया पैसे भी ख़त्म करने का और निकल जाने का, ऐसा नहीं। कोई भी काम है तो किस तरीके से किया जाना चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक तरीके की डायरेक्शन होनी चाहिए, एक तरीके की पूरी पॉलिसी होनी चाहिए। उस तरीके से उस काम को कंप्लीट किया जा सकता है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक मेथड उस जगह पे होना चाहिए। उसके बाद में आता है मोशन स्टडी। द स्टडी रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ मशीन while completing a particular task is very important. It is helpful in eliminating unnecessary motions and finding the best method of doing a particular job. It also helps in improving the efficiency of an employee's motion technique is used to know whether some elements of job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task. मतलब मोशन स्टडी बोले तो जो कुछ भी काम है वो कौन सी अच्छी मेथड से उस जगह पे किया जा सकता है, और उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो सारी चीज़ें अगर न करी तो भी चलेगा, ताकि वो अच्छी तरीके से और स्मूथ तरीके से हो सके। मतलब कौन सी ये स्टडी बताती है कि उस जगह पे वो काम में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें उस जगह पे एक तरीके से उस काम से दूर की जा सकती है, उस काम से एलिमिनेट की जा सकती है, और एक अच्छी तरीके से एक स्मूथ तरीके से वो काम को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में फटीग स्ट्रेस, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, टारगेट प्रेशर्स, हेवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। मतलब एक तरीके का अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, आपके रोज़ 12 घंटे वर्किंग आवर्स है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस आएगा, एक तरीके का फिजिकल स्ट्रेस आएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रेक्स होनी चाहिए, एक फ्रेंडली तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट उसी के साथ में एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर भी एक तरीके से अपने को ध्यान में रखना होगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रखी। इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। वही सारी चीज़ें मैंने बोल के रखी है कि एक तरीके का मेथड होना चाहिए, थोड़े ब्रेक्स वगैरह उस जगह पे होनी चाहिए, न कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स उस जगह पे आपके बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। ये आपके बिजनेस को एम्प्लॉयज़ को एडवर्सली अफेक्ट करता है, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को छोड़ कर जाएंगे, और आप लोग फिर से वही दलदल में फंसोगे कि नए लोगों को अपॉइंट करना, उनको सारी चीज़ें सिखाना, और आपका सारा टाइम और एनर्जी सारे लोगों को अपॉइंट करने में, उनको सिखाने में, फिर वो छोड़ के जाएंगे, फिर से वही प्रोसेस करने में जाएगी, और अल्टीमेटली आपका बिजनेस का विजन फेल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ होनी चाहिए, एक स्मूथ वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस जिसे बोलते हैं। उसके बाद में आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट वर्क प्लेस। टेलर advocated standardization of tools and equipment, standardized working environments and methods of production help to reduce spoilage and wastage of material cost of production। मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके की सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, एक मेथड उस जगह पे होना चाहिए। आप लोग कैसे भी कर रहे हो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चलेगा। इस तरीके से आपको उस जगह पे आपका कॉस्ट ऑफ वर्क बढ़ेगा, आपका वेस्टेज बढ़ेगा। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो प्रॉपर मशीन्स वगैरह सारी चीज़ें उस जगह पे होनी चाहिए, जो कि इंश्योर करेगी उस जगह पे कम से कम वेस्टेज हो। उसके बाद में साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टेलर emphasized the need for fixing a fair day's work. Scientific work setting is important to prevent the employees from doing work much below their capacity. By using this technique, employees will complete the task according to the standards given, and management can keep proper control and optimization of workforce. मतलब fixing a fair day's work, मतलब scientific work setting and important prevent employees from doing वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। मतलब एक फेयर तरीके की सारी चीज़ें, वर्किंग इन्वायरमेंट, रेम्यूनरेशन, सारी चीज़ें उस जगह पे होनी चाहिए, एंड मैनेजमेंट को एक इंश्योर करना चाहिए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उस जगह पे रहे।
उसके बाद में आता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर देयर राइट जॉब्स बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे उस जगह पे होना चाहिए। मतलब अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को अगर हेड करना है तो उस जगह पे अपन ने मार्केट में से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लिया, उसको उस जगह पे हेड, उसको उस जगह पे मैनेजर बनाया, और वो सारी चीज़ें, वो सारे पूरी एक्सपर्टीज उस फील्ड में, उस फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में उस जगह पे लाई, तो ये इसको बोला जाता है कि राइट पर्सन राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ठीक है ना। तो राइट पर्सन उस जगह पे अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर planning is separated from the implementation. That means planning is done by different people and actual work is supervised by different people. Thus every worker will be supervised by two different sets of supervisors. He recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. They are organized as follows. मतलब प्लानिंग एक बंदे ने करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन उस जगह पे दूसरे बंदे ने करना चाहिए, ताकि और ये सारी चीज़ें दो जगह से उस जगह पे सुपरवाइज हो। और वो कैसे होती है यहाँ पे दिया गया है। एट प्लानिंग लेवल रूट क्लर्क्स टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। इंस्ट्रक्शन क्लर्क रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब एट प्लानिंग लेवल के ऊपर एक रूट क्लर्क होना चाहिए, वो उस जगह पे आपको बताएगा कि हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। मतलब एक मशीन से, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग की उस जगह पे कंपनी है, अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उस जगह पे सबसे पहले तो वो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, उसकी पैकेजिंग के लिए उसके पास वहाँ पे सारी दूसरी मशीन्स होगी। एक मशीन से दूसरे मशीन के पास में मतलब पूरा फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके बाद उसकी पैकिंग करनी होती है, फिर उसकी पैकिंग के लिए वो सारी चीज़ें पूरे बाजू के मशीन के पास में उस जगह पे कैसे जाएगी, वो सारी चीज़ें उस जगह पे रूट क्लर्क बताएगा। उसके बाद में आता है अपना इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब वो उस जगह पे वो इंस्ट्रक्शन देता है कि वर्क वहाँ पे अच्छे तरीके से उस जगह पे कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद में टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये बताता है कि कितना टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीट, मतलब कितने टाइम में वर्क उस जगह पे कंप्लीट होना चाहिए और कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। उसके बाद आता है अपना डिसिप्लिन, इंश्योर्स द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स। मतलब वर्कर्स जो है उस जगह पे अपने सारे डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। उसके बाद में गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, मतलब जो एक पूरा काम उस जगह पे लोगों से करवा के लेता है। उसके बाद में स्पीड बॉस इंश्योर दैट द वर्क इज कंप्लीट स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक टाइम के अंदर दिए गए वाले टाइम फ्रेम के अंदर वर्क कंप्लीट हो रहा है, ये इंश्योर करता है। उसके बाद में रिपेयर बॉस हैंडल्स सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म। अगर कुछ काम करते हो, कुछ मेंटेनेंस आ गया, कोई अपनी मशीन खराब हो गई, तो वो सारी चीज़ें को वो एक तरीके से उसको रिपोर्ट करना है और वो सारी चीज़ें वो इंश्योर करेगा कि स्मूथली चले। उसके बाद में इंस्पेक्टर इंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, मतलब सारा जो वर्क है वो एक तरीके से जो कुछ भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके हिसाब से उस जगह पे किया वाला है। सो यहाँ पे बोला है कि उसके बाद में differential piece rate wage plan. Remuneration should be fixed in such a way that the average worker is motivated to attain the standard output. Taylors suggested the differential piece wage system. Higher rates are offered to employees who complete the work more than the standard quantity under this system. On the other hand, if an employee performing below standard, it shall be given lower rate of wages. मतलब जिसकी जितनी इफिशियंसी है, जो जितना अच्छी तरीके से काम करेगा उस तरीके से उसको रिवार्ड देना चाहिए। एक स्टैंडर्ड रिवार्ड किसी जॉब के लिए होना चाहिए, बट वो बंदा उसके जो कुछ भी स्टैंडर्ड है, मतलब एक बंदे ने दिन में 100 यूनिट उस जगह पे जनरेट करने हैं। अगर कोई बंदा 200 करता है तो उसको एक अच्छा रेम्यूनरेशन देना है। अगर कोई 100 से नीचे करता है, उस जगह पे स्टैंडर्ड से उस जगह पे नीचे करता है, तो वो बंदे को उस जगह पे कम देना है। तो यही सारी चीज़ें भैया आपके चैप्टर में बताई गई थी। सो सारा चैप्टर अपन लोगों ने इस जगह पे पूरा चैप्टर कवर करके रखा है। आप लोग देख सकते हो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद में साइंटिफिक हो गया, टेक्निक्स हो गया, सारी चीज़ें उस जगह पे एक तरीके से अपन लोगों ने उस जगह पे अच्छी तरीके से पूरी कंसेप्चुअल उस जगह पे अपन लोगों ने सारी चीज़ें कवर करके रखी है। तो मुझे लगता है कि इसको एक अच्छी तरीके से रिवीजन लेक्चर के तौर पर आप लोग देख सकते हो। एंड एक ये बाकी के चैप्टर के ऊपर भी मैं एक जल्द से जल्द पूरे वीडियोस बनाऊंगा। एग्जॉस्टिव रिवीजन, एसपी हो गया, सेक्रेटरी प्रैक्टिस हो गया, ओसीएम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारी चीज़ें के ऊपर अच्छे से वीडियो लेक्चर्स में उस जगह पे बनाऊंगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सब्जेक्ट है, ओसीएम हो गया, एसपी हो गया, खास करके ओसीएम हो गया, इनका फ़ायदा लीजिए। न कि ये 12th कॉमर्स के एग्ज़ाम
मतलब आपको पास कराने के लिए नहीं है। अगर आपका विजन है कि आपको बिजनेस करना है, आपको एक तरीके से एक तरीके से टीम लीड करनी है, या फिर आपको एक तरीके से लीड करना है, जो कुछ भी लीडरशिप क्वालिटी अगर आप में है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये जो कुछ भी प्रिंसिपल्स बोले गए, आपको वो सारे प्रिंसिपल्स आप कितने हद तक आपको सही लगते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि एक फेयर रेम्यूनरेशन देना है, एक सबके साथ में उस जगह पे फ्रीडम होना चाहिए, उस जगह पे एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक एग्ज़ाम के पार आपको काम आने वाली है। अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस रन होता है, कोई भी कंपनी, कोई भी एमएनसी में आप लोग काम करते हो, तो अल्टीमेटली वो बिजनेस अपन लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अभी कि अल्टीमेटली सब डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक बिजनेस को अचीव करने के लिए जो कुछ भी अपने प्रमोटर ने, एक अपने एंटरप्रेन्योर ने जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव, जो कुछ भी बिजनेस पॉलिसी, जो कुछ भी उसका विजन है, उसको अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं। एंड सबका एक मेन ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सबका एक ही होता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी एंटरप्रेन्योर का विजन है उसको अचीव करना है, जो कुछ भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर टीम लीड करनी है, अगर सामने जाके बिजनेस करना है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ओसीएम हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़िए, इनसे बहुत सारा फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम के पार जाकर एक एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे आपको भी चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अपन लोग देखेंगे ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की और वो बिजनेसमैन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिस सोसाइटी के कॉस्ट पर तुम लोग प्रॉफिट कमा रहे हो, कहीं ना कहीं उसको भी इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं सोच के नहीं चलेगा कि मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं प्रॉफिट कमाया, मेरा विजन था, तो फिर मैं सोसाइटी के लिए क्यों कुछ करूँ, ये सारा चीज़ किया तो इसमें सारा मेरा सारा एफर्ट्स है। डेफिनेटली आपका एफर्ट्स है, बट कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी होगी। एक पूरे बिजनेस में पूरे उस जगह पे बिजनेस में फेयर भी रहना होगा, इथिकल भी रहना होगा, तो ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं, एक ऑटोनॉमी अगर आप में है, एक तरीके से सब लोगों को साथ में लेकर आप लोग उस जगह पे चल सकते हो, उस जगह पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को उस जगह पे बताए, आप मेंटली अलाइंड हो, आप स्पिरिचुअली उस जगह पे मोर अलाइंड हो, तो ही उस जगह पे आप में, तो ही बोला जा सकता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है ना। तो कोई जो कुछ भी आप लोग देखिए, जो कुछ भी आपके आजू बाजू में जो कुछ भी एंटरप्रेन्योर्स है, या फिर जो कुछ भी अपने सारे बिजनेसमैन है, उनका सोचने का तरीका कहीं ना कहीं उस जगह पे चेंज है, उनका सोचने का तरीका अपने से उस जगह पे डिफरेंशिएटेड है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखने जैसे, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो है उस जगह पे, वो भी सारी चीज़ें मैं सारे वीडियोस में कवर करूँगा, या फिर उसके लिए एक सेपरेट डिफरेंट वीडियोस भी बनाऊँगा। सो डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो कीजिए। 11th-12th कॉमर्स के लिए Feb 26 में भी आपका अगर एग्ज़ाम है, आप लोग बोलिए कि प्रायोरिटी में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो सब्जेक्ट भी अपन लोग जल्द से जल्द लेंगे। जितना हो सके उतना सारी चीज़ें एग्जॉस्टिव कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। सो डेफिनेटली आप लोग इस चैनल को फॉलो करके रखिए। CS विद विनीत करके इंस्टाग्राम पेज है, उसके ऊपर भी सारी चीज़ें, सारे अपडेट्स मैं डालूंगा, उसको भी फॉलो करके रखिए। डू फॉलो विथ योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब आपका सपोर्ट उस जगह पे मायने रखता है। सो डेफिनेटली आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, डेफिनेटली कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।